हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपनी 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है कीमत और मात्रा के निर्धारण में सरकार की भूमिका। तो समझते हैं और देखते हैं कैसे सरकार को भूमिका होती है कीमत और मात्रा के निर्धारण में। किसी भी चीज की कीमत, बाजार में उपलब्ध किसी भी चीज की कीमत जो है वो उसकी मांग और आपूर्ति के हिसाब से तय होती है। तो किसी भी वस्तु की संतुलन कीमत का निर्धारण जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के स्वतंत्र प्रभाव द्वारा होता है। कोई भी चीज की कीमत कैसे तय होती है? बाजार में उसकी आपूर्ति कितनी है, वो बाजार में उपलब्ध कितनी है और उसकी बाजार में मांग कितनी है। किंतु कभी-कभी जब बाजार में किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो इस प्रकार निर्धारित कीमत बहुत ऊंची हो जाती है। लेकिन कभी-कभार अलग-अलग कारणों की वजह से किसी वस्तु, किसी चीज का मात्रा कम हो जाएगी और मांग उतनी ही है, तो उस वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ उपभोक्ता वस्तु को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। चीज महंगी हो जाने के कारण बहुत सारे उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद नहीं पाते हैं। इसीलिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार को वस्तु की कीमत निश्चित करनी पड़ती है, जो कि प्राय संतुलन कीमत से कम होती है। जब वस्तु की कमी हो जाएगी और मांग ज्यादा है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे उपभोक्ता उसको खरीद नहीं पाएंगे। तब सरकार बीच में आएगी और उस संतुलन की वजह से जो उसकी कीमत बढ़ रही थी उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, ताकि आम आदमी भी उसे आसानी से खरीद पाए। इसी प्रकार जब खाद्यान्नों की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो खाद्यान्नों की कीमत नीचे स्तर पर निर्धारित होती है। इसका उल्टा, यदि वस्तुओं की मांग उतनी ही है लेकिन वस्तुओं की मात्रा, उसकी उपलब्धता मार्केट में बढ़ जाती है, तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी। कीमत कम होगी तो उसके उत्पादक, जैसे कि अगर मार्केट में फसल, खाद्यान्न फसल ज्यादा आ गई और मांग कम है, तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो घाटा किसको होगा? इन फसलों को उत्पादन करने वाले किसानों को। इस कीमत पर किसानों को उनकी उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती है। जब वस्तुएं आवश्यकता से अधिक सस्ती हो जाती है तो इनको उत्पादन करने वाले, मुख्य रूप से किसानों को, उनकी उत्पादक लागत भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए कीमतों में अधिक कमी होने के कारण किसानों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसान ने जितना पैसा लगाया, मार्केट से उसे उतना पैसा मिल ही नहीं पा रहा है, तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमें देखने को मिलती है इस कारण। तो ऐसी स्थिति में कौन आएगा? सरकार आएगी। ऐसी स्थिति में सरकार खाद्यान्नों की कीमत निश्चित करती है, जो कि संतुलन कीमत से ज्यादा होती है, जिससे उत्पाद को, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा हो सके। तो जब कीमतें कम हो जाएगी और किसानों को घाटा होने लगेगा, तो सरकार बीच में आएगी और कहेगी कि नहीं, एक कीमत से ज्यादा नीचे ये मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए। तो यानी कि इस प्रकार से सरकार उत्पादकों, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा करती है। तो यानी कि कभी कभार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और कभी कभार उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार कुछ वस्तुओं की कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र भूमिका नहीं चलने देती है। हमने सबसे पहले देखा था कि किसी भी चीज का कीमत का निर्धारण कैसे होता है, उसकी आपूर्ति कितनी है और उसकी मांग कितनी है। लेकिन हमने बीच में यह भी देखा कि यदि कोई चीज कम हो जाए और मांग बढ़ी ही रहे, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो कि उपभोक्ता के लिए बढ़िया बात नहीं है। और इसका उल्टा, यदि ये चीज ज्यादा हो जाए और इसकी मांग कम रहे, तो इसकी कीमत गिर जाएगी, जो कि इसके उत्पादकों के लिए बढ़िया बात नहीं है। तो कभी कभार उपभोक्ता के लिए और कभी कभार उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को बीच में आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ये जो मांग और आपूर्ति की स्वतंत्र प्रक्रिया चल रही थी, उसे हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमें कभी कभार उपभोक्ता के बारे में सोचना है और कभी कभार उत्पादक के बारे में सोचना है। इस प्रकार की कीमत को निर्देशित कीमत या फिर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत कहते हैं। सरकार जब
खुद तय करती है कीमतों को, उसे बोला जाता है निर्देशित कीमत, क्योंकि सरकार ने निर्देशित किया है इसे, या फिर सरकार द्वारा निर्धारित कीमत। निर्देशित कीमत निम्न रूपों में हो सकती है। सरकार द्वारा जो ये निर्धारित कीमतें हैं, उसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक है नियंत्रित कीमत, दूसरा है समर्थन कीमत, तीसरा है सांकेतिक कीमत और चौथा है दोहरी कीमत। एक एक करके इन चारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है नियंत्रित कीमत। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की अधिकतम कीमत निश्चित करती है। उपभोक्ताओं को जब चीजें आवश्यकता से ज्यादा महंगी लगने लगती है, मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार किसी भी वस्तु की अधिकतम कीमत निश्चित कर देती है कि इससे ज्यादा ये नहीं बिकनी चाहिए। और ये अधिकतम कीमत जो है वो प्राय संतुलन कीमत से कम होती है। संतुलन कीमत तो बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए तो महंगाई होगी, इसीलिए सरकार एक अधिकतम कीमत तय कर देती है कि नहीं, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि ये संतुलन कीमत से तो कम होती है। इसे नियंत्रित कीमत या फिर उच्चतम कीमत कहते हैं। सरकार द्वारा यह कीमत इसलिए निश्चित की जाती है क्योंकि गरीब लोग संतुलन कीमत पर वस्तुओं को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। गरीब लोग निश्चित चीजों को, जिनकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनको खरीदने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सरकार को यह नियंत्रित कीमत लगानी पड़ती है। भारत में सरकार नियंत्रित कीमत या फिर उच्चतम कीमत उन वस्तुओं के लिए निर्धारित करती है मुख्य रूप से जिन्हें वह आम जनता के लिए अनिवार्य समझती है। सरकार जिन चीजों को आम जनता के लिए अनिवार्य समझती है कि नहीं, ये तो आम जनता की आधारभूत आवश्यकता है ही है, जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। हालांकि केरोसिन आज के समय में उपयोग में नहीं आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन चीजें उपयोग में आती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो गेहूं, चावल, चीनी, ये कुछ आधारभूत आवश्यकता है जो कि आम आदमी यूज करता है। यदि इनकी कीमत में एक हद से ज्यादा महंगाई आने लगी तो फिर सरकार को बीच में कंसेप्ट लेके आने पड़ता है नियंत्रित कीमत का। कंट्रोल में करने की कोशिश करती है सरकार कीमतों को। उच्चतम कीमत या नियंत्रित कीमत पर वस्तु की आधिक्य मांग होने के कारण सरकार राशनिंग प्रणाली अपनाती है। अब सरकार ने कीमत को नियंत्रित करने की कोशिश की, यानी कि कम करने की कोशिश की। अब कम किया तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे लेने के लिए, उनकी मांग बढ़ जाएगी। अब मांग बढ़ जाएगी तो सरकार बीच में कंसेप्ट लेके आएगी राशनिंग का। मतलब हर व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित मात्रा ही मिलेगी, इससे ज्यादा मात्रा नहीं मिलेगी। सरकार यह तय कर लेती है कि हाँ, एक व्यक्ति को इस समय के लिए या जनरली एक महीने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, गेहूं की, चावल की, चीनी की इतनी जरूरत पड़ती है, तो इस हिसाब से सरकार राशनिंग लेके आती है। मतलब प्रति व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए इतनी चीजें ही मिलेगी। तो राशनिंग का मतलब है प्रति व्यक्ति प्रति इकाई समय में कोटा नियंत्रित करना कि हाँ, इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट है समर्थन कीमत। नियंत्रित कीमत के बाद दूसरी आती है समर्थन कीमत। कभी कभी उत्पादकों, उत्पादक मतलब जो चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है जिसका भुगतान उत्पादकों को करना होता है। कभी कभार सरकार उत्पादकों की हितों की रक्षा करने के लिए एक कीमत तय कर देती है, एक न्यूनतम कीमत तय कर देती है कि हाँ, इससे नीचे तो इन उत्पादकों का सामान बाजार में नहीं बिकना चाहिए। यह कीमत प्राय संतुलन कीमत से ज्यादा होती है। संतुलन कीमत मतलब मांग और आपूर्ति के हिसाब से स्वतंत्र रूप से जो कीमत तय कर रही हो रही थी, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। लेकिन सरकार उत्पादकों, मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए संतुलन कीमत से ज्यादा कीमत तय करती है, जिसे हम बोलते हैं समर्थन कीमत। तो सरकार द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निश्चित की गई यह कीमत क्या कहलाती है? समर्थन कीमत कहलाती है। उत्पादकों का समर्थन करने के लिए कीमत तय की जाती है। नेक्स्ट है सांकेतिक कीमत। कुछ वस्तुएं और सेवाएं ऐसी होती है जिन्हें जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य समझा जाता है। जीवन को बचाए रखने के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए कुछ चीजें अनिवार्य होती है, जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि शिक्षा सेवाएं, ये अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आती है। गरीब लोग प्रचलित बाजार कीमत पर इन सेवाओं का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो इन सेवाओं का प्रयोग करने में, इन सेवाओं को खरीदने में गरीब लोग
असमर्थ होते हैं, इनको खरीद नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सरकार और कुछ निजी धर्मार्थ संस्थाएं इन सेवाओं को ऐसी कीमत पर उपलब्ध करवाती है जो इनकी प्रति इकाई उत्पादन लागत से भी बहुत कम होती है। तो इन अनिवार्य सेवाओं को सरकार गरीबों के लिए सस्ते में मुहैया कराती है। हालांकि इन चीजों को बनाने में सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन सरकार इस खर्च किए गए पैसे से बहुत कम मूल्य में गरीबों के लिए चीजें मुहैया कराती है। जैसे कि सरकारी स्कूल, अब सरकारी स्कूल में नाम मात्र की फीस या 0 रुपए फीस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षकों को तो तनख्वाह देनी पड़ती है, उस स्कूल की बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उस स्कूल का बिजली का पानी का बिल आएगा वो चलाना पड़ता है। सरकार को उस सेवा को बनाए रखने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, लेकिन सरकार गरीबों से उससे कुछ भी रुपया या नाम मात्र रुपए का रुपए लेगे। इस कीमत को बोला जाता है सांकेतिक कीमत। तो यह कीमत इन वस्तुओं और सेवाओं की सांकेतिक कीमत कहलाती है, सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर है। नेक्स्ट है दोहरी कीमत, डबल कीमत। क्या मतलब है इसका? कीमत नियंत्रण के कारण वस्तु की कमी उत्पन्न हो सकती है। किसी भी चीज का कीमत नियंत्रण करोगे कि नहीं नहीं इससे महंगी नहीं बिकेगी, तो फिर धीरे धीरे बाजार में उस चीज की कमी होगी। कैसे कमी होगी? जो इनका उत्पादन करते हैं वो सोचेंगे कि मार्केट में ये सस्ती बिक रही है और हमें तो फायदा हो ही नहीं रहा है, तो वो उत्पादन ही नहीं करेंगे, कम करेंगे। तो धीरे धीरे बाजार में इन चीजों का उत्पादन कम होगा, और यदि उत्पादन कर दिया है तो उसको छुपा के रखेंगे, मतलब उसकी जमाखोरी करेंगे। तो यानी कि कीमत को नियंत्रण करोगे तो उसके कारण वस्तुओं की मार्केट में कमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो बेचने वाले विक्रेता है वो सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत पर वस्तु की पूर्ति करने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि ये कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। सरकार जब कीमत को नियंत्रित करती है, उसको सस्ता करने की कोशिश करती है, तो विक्रेता सोचते हैं कि मार्केट में अपने को लाभ होगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में कोई चीज बेचते ही नहीं है, अपने दुकान से माल निकालते ही नहीं है। इससे वस्तु की कालाबाजारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कालाबाजारी मतलब आप मेन मार्केट में नहीं बल्कि अलग तरीके से बेच रहे हो या इसकी जमाखोरी कर रहे हो, बेच ही नहीं रहे हो। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार दोहरी कीमत नीति अपनाती है। तो इसीलिए सरकार दोहरी कीमत नीति अपनाती है, डबल टाइप से कीमत करेगी। जैसे कि वस्तु के कुल उत्पादन का एक हिस्सा नियंत्रित कीमत पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है और बचा हुआ हिस्सा प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जाता है। एक ही वस्तु की आधी मात्रा या कुछ मात्रा वो राशन की दुकान या उचित मूल्य की दुकान वहां पर सस्ते दाम में बेचेगी सरकार, और बाकी वस्तुओं को वो मार्केट में जो प्रचलित बाजार कीमत है उसी पर बेचेगी। यानी कि दोहरी कीमत है। गरीबों के लिए या असमर्थ लोगों के लिए वो उचित दर पे या कम दर पे बेचेगी, और बाकी जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए जो प्रचलित बाजार कीमत है वो ही चलने देगी, ताकि ये सिस्टम चल सके। इसे ही बोला जाता है दोहरी कीमत। इसे ही बोला जाता है इसे ही बोला जाता है दोहरी कीमत। आगे देखते हैं कि बाजार कीमत पर कर और आर्थिक सहायता का क्या प्रभाव होता है। बाजार की जो संतुलन कीमत है उस पर टैक्स यानी कि कर और सरकार जो आर्थिक सहायता देती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार वस्तुओं के उत्पादन, उसकी बिक्री और कच्चे माल के आयात पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है। सरकार जो है वो वस्तुओं के उत्पादन पर, उनकी जब बिक्री होने जाती है और जब कच्चे माल का दूसरे देशों से आयात होता है, दूसरे देशों से अपने देश में वो चीजें आती है, तो उस पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है। जैसे कि वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगता है, उनकी बिक्री पर बिक्री कर लगता है और कच्चे माल आदि के आयात पर आयात शुल्क होता है। ये करे सरकार को देने पड़ता है। ये जो टैक्स लगाए हैं वो सरकार को देना पड़ता है। किनको? जो उत्पादक है, चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, जो उनको बेच रहे हैं, जो उन चीजों का आयात कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे? सरकार को टैक्स देंगे अलग अलग रूप में। इन वस्तुओं के उत्पादक, विक्रेता और आयातक इन्हें इन वस्तुओं के क्रेताओं से वसूल कर लेते हैं। अब ये लोग जब सरकार को टैक्स देंगे, कर देंगे, तो ये वाला पैसा ये कहां से लेते हैं? जिन लोगों को ये सामान बेच रहे हैं, इन लोगों को सरकार को टैक्स देना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? जो खरीदार हैं, जो क्रेता हैं, उनसे ये टैक्स में वसूली करते हैं।
इसीलिए ये कर इन वस्तुओं की बाजार कीमत में वृद्धि करते हैं। तो जब इन चीजों पर टैक्स लगेगा, जब इन चीजों पर टैक्स लगेगा तो इनकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो यदि सरकार टैक्स को बढ़ाती है तो इन वस्तुओं की कीमत ज्यादा हो जाती है, ये वस्तुएं महंगी लगने लगती है। तो यदि सरकार इन टैक्स की दर बढ़ा देती है तो इन वस्तुओं की बाजार कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इन टैक्स की वजह से बाजार में इन वस्तुओं की कीमत भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो यानी कि कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकार कीमत को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। दूसरी ओर वस्तुओं को आम आदमी को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कुछ वस्तुओं के उत्पादकों को आर्थिक सहायता भी देती है। दूसरी ओर एक तरफ तो टैक्स है और दूसरी तरफ आर्थिक सहायता है, हेल्प है। तो सरकार वस्तुओं को कम कीमत पर बेचने के लिए इनके उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है कि आप लोगों से कम पैसा लेना। तो ये कहेंगे कि फिर हमें तो लाभ होगा ही नहीं, तो सरकार कहेगी कि हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, ताकि जो लोग समर्थ नहीं है चीजों को खरीदने में, उनके लिए चीजें आसानी से सस्ती उपलब्ध हो सके। देखते हैं ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है। गरीब लोग अनिवार्य वस्तुओं को भी उनकी बाजार कीमत पर खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। हमने अभी देखा था कि बहुत सारी अनिवार्य वस्तु होती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, गरीब लोग इनको भी बाजार मूल्य पर खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए भारत में अपनाई जाने वाली विधियों में से एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान के नाम से जानते हैं। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुछ अनिवार्य तत्व है। पहला है आर्थिक सहायता। सरकार इन चीजों के उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है, कुछ सरकारी कंपनियों को आर्थिक सहायता देती है, ताकि गरीबों को या जरूरतमंदों को ये चीजें सस्ते में उपलब्ध हो सके। दूसरा है निश्चित मात्रा या जिसे कहते हैं राशनिंग। प्रत्येक परिवार को परिवार में सदस्यों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक राशन कार्ड दिया जाता है। हर परिवार को, हर जरूरतमंद परिवार को एक राशन कार्ड दिया जाता है, जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों की संख्या और उनके नाम लिखे होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार उचित दर की दुकान से वस्तु की निश्चित मात्रा खरीद सकते हैं। तो प्रत्येक परिवार अपने परिवार की सदस्यों के हिसाब से, परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस उचित मूल्य की दुकान पर आकर, इस राशन की दुकान पर आकर, एक फिक्स कोटा होता है कि हर महीने इतना ही सामान मिलेगा, उस हिसाब से ये सामान ले सकते हैं। इसे बोला जाता है राशनिंग। और तीसरा है उचित दर की दुकान, जिसे हम बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान। तो सरकार राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित दर की दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं को बेचती है, जिसे हम राशन की दुकान या उचित दर की दुकान कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें हमने जानी। इन बेसिक बातों को आपको रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।